हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जुनून बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करेंगे। अपना चैप्टर चल रहा था जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का। तो उसमें आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज अपन टॉपिक का डिस्कस करेंगे एचजीपी। किसका डिस्कस करेंगे? एचजीपी, ठीक है ना, जिसका मीन्स होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एचजीपी, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि एक्चुअल में ये एक प्रोजेक्ट ही था, ठीक है ना। और ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। कैसा प्रोजेक्ट था? मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि अपना जो जीनोम है, उस जीनोम के बारे में अपने को एनालिसिस करना था। अपना जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजन बेस कितने प्रेजेंट होते हैं, किस प्रकार से कौन कहाँ अरेंजमेंट रहता है, इस सब की जानकारी के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया था, ठीक है ना। जीनोम का मतलब आप जानते ही हो, अपना डीएनए एक जीनोम ही है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं। या अपना क्रोमोजोम भी एक क्या होता है? जीनोम होता है, ठीक है ना। उस जीनोम के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी है कि एक्चुअल में ये जीनोम है क्या। अपन देख तो लिए थे कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में अपना डीएनए ही होता है, लेकिन उस डीएनए को अपने को आइडेंटिफाई करना था कि इस डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह से नाइट्रोजन बेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, कौन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसको जानने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नाम दिया गया। और ये जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। मतलब मेगा प्रोजेक्ट का मतलब है ये बड़ा प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट अक्टूबर 1990 में दिया, ठीक है। 1990 में दिया गया, ठीक है, स्टार्ट किया गया था। और ये जो प्रोजेक्ट था वो 13 ईयर का था। कितने ईयर का था? 13 ईयर का था, ठीक है। 13 ईयर का था। इसका मीन्स अपन बोल सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होने वाला था? 1990 से आगे जोड़ लो, 13 ईयर जोड़ते हैं तो समथिंग 2003 में ये कंप्लीट होना था, ठीक है ना। कितने में होना था? लेकिन कुछ नाइट्रोजन बेस को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये 2006 में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। कब कंप्लीट हुआ? 2006 के अंदर कंप्लीट हुआ ये जो प्रोजेक्ट था, ठीक है ना, जो मेगा प्रोजेक्ट था। ये मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपना जो डीएनए होता है, हैप्लॉइड डीएनए होता है, उसमें नाइट्रोजन बेस की जो नंबरिंग होती है आपको पता है, 3, या बेस पेयर की नंबरिंग होती है वो 3.3 इंटू 10 की पावर 9 होती है, ठीक है ना। इसका मीन्स अपन बोल सकते हैं कि इतने नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत अपन बोल सकते हैं कि खर्च लगता है, ठीक है ना। अपन मान सकते हैं कि इतने नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस में से या बेस पेयर में से एक बेस पेयर की अगर अपन आइडेंटिफिकेशन करें या एनालिसिस करें तो समथिंग $3 खर्चा आता है। कितना आता है? $3। तो इसको काउंटिंग कर लो, 3.3 इंटू 10 की पावर 9। तो उसमें अपन देख सकते हैं कि समथिंग 9 बिलियन डॉलर का खर्च हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से $9 बिलियन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि अगर अपन कोई 1,000 पेज की, ठीक है, 1,000 पेज की, 1,000 पेज की अपन बोल सकते हैं, कोई बुक्स लेते हैं 1,000 पेज की, ठीक है ना। उस बुक्स के अंदर एक पेज के अंदर 1,000 लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेज में 1,000 लेटर लिख सकते हैं। और ऐसी 3300 बुक चाहिए अपने को। कितनी बुक चाहिए? 3300 बुक चाहिए। 1,000 पेज वाली, एक पेज पे 1,000 लेटर लिखने वाली 3300 बुक पे अपन इस बेस पेयर की पूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। एक बात और बता देता हूं, इसमें क्या करते हैं अपन? जीनोम की सीक्वेंस को चेक करते हैं कि कौन सा जीनोम कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, कौन सा जीन कहां पर है, कौन सा नाइट्रोजन बेस कहां पर है, ठीक है। इन सब को जानने के लिए तो ये प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एक इसके लिए एक ब्रांच का यूज किया गया जिसका नाम था बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब अपन ने देखा कि
इतनी बुक्स लिखनी पड़ेगी, इतने पेज में इतना सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा डाटा अपन बुक में नहीं लिख सकते। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ा, कंप्यूटर साइंस का सहारा लेना पड़ा, कंप्यूटर साइंस का सहारा लेना पड़ा। और कंप्यूटर साइंस के अंदर या अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसमें सारे के सारे अपन जितने भी आंकड़े होते हैं सारे के सारे उस सॉफ्टवेयर में ऐड कर सके, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। पता चला कि कंप्यूटर साइंस साइंस के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसके अंदर पूरे के पूरे बेस पेयर के पूरे नाइट्रोजन बेस के सारे आंकड़े को अपन क्या करते गए, उसमें ऐड करते गए, और जब अपना मन किया उसको अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसकी वजह से इस ब्रांच का यूज किया गया, कौन सी ब्रांच का, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का, ठीक है ना। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कुछ कंट्रीज ने कुछ इंस्टीट्यूट में भी सहारा लिया। जैसे स्टार्ट करने के लिए उसने स्टार्ट किया तो उसमें सबसे पहली आती है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट और आया जिसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था जो 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंट्रीज भी आई जिसने इसमें भाग लिया, जैसे यूके, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी और चाइना, ठीक है ना। इन सब ने क्या किया, इसमें भाग लिया, किसमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, ये जो मेगा प्रोजेक्ट था इन्होंने भाग लिया। अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों बना रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपन क्यों बना रहे हैं, इसका क्या गोल्स होता है। तो गोल का मीन यही होता है कि अपने जो जीनोम होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो जीनोम होते हैं, उस जीनोम के अपन देखते हैं, इसको थोड़ा लिखते हैं, इसका मेन गोल्स क्या था, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में बहुत सारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं। समथिंग पहले तो ये माना जाता था कि अपने जो जीनोम है उसके अंदर लगभग 80 से 90 हजार जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा एनालिसिस होने के बाद में अपने को ये पता चला कि इसमें 25 से 30 हजार जीन होते हैं, ठीक है ना। कितने जीन होते हैं, 25 से 30 हजार जीन होते हैं। कितने होते हैं, 25 हजार जीन्स होते हैं, ठीक है। इन जीन्स का पूरा अपने को डिटर्मिनेशन करना था। इसका मेन गोल यही था कि अपने जीनोम में, अपने डीएनए के अंदर जितने जीन्स होते हैं उसकी सब की जानकारी प्राप्त करनी थी, ठीक है ना। ये मेन गोल था एक। अपने डीएनए के अंदर अपने लिखा 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं, इन सब का जानकारी करना था। या अपने केमिकल बेस पेयर होते हैं, केमिकल डीएनए के अंदर केमिकल बेस पेयर होते हैं, उसका भी डिटर्मिनेशन करना था। ये मैन इसके प्रोजेक्ट थे या इसके गोल्स थे, ठीक है ना। इन सब का डिटर्मिनेशन अपने को करना था, जिसकी वजह से, और बहुत सारा इसका ये भी गोल था कि बहुत सारी जेनेटिकली जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में भी अपने को जानकारी प्राप्त करनी थी। कौन सी बीमारी किसकी वजह से हो रही है, कौन से जीन की वजह से हो रही है, ये सब जानकारी अपने को मैन इसका गोल्स था, ठीक है ना। अपन क्यों कर रहे थे इसको, क्योंकि अपने जो जीनोम है उसके अंदर 25 से 30 हजार जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त करनी थी। इसके अलावा अपने सारे बेस पेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, और केमिकल बेस पेयर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करनी थी। ये सारा का सारा इस प्रोजेक्ट का गोल था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का ये क्या था, गोल था। इसके अलावा इसकी मेथडोलॉजी क्या होती है, इसको किस प्रकार से किया गया, इसकी मेथडोलॉजी देखते हैं, ठीक है। मेथडोलॉजी मेथडोलॉजी 2 टाइप से ली गई, इसकी 2 प्रकार से इसका मेथड चलता है, ठीक है ना। कितने प्रकार से चलता है, 2 प्रकार से इसका मेथड चलता है। पहला होता है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है ना। पहला कौन सा था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ठीक है ना। ईएसटी के नाम से भी जानते हैं इसे, ईएसटी के नाम से, ठीक है। पहला मेथड कौन सा था, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। और दूसरे की बात करें तो सीक्वेंस एनोलेशन बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एनोलेशन बोलते हैं, ठीक है। इन 2 तरीके से अपन ने इस जीनोम प्रोजेक्ट को बनाया था या इसको कंप्लीट किया था। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का मीन्स ये होता है कि अपने जो क्रोमोजोम होते हैं,
क्रोमोजोम क्रोमोजोम या अपना जो डीएनए होता है, उस डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, इस डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, उसमें कौन कौन सी जीन्स एक्सप्रेस हो रही है, कौन कौन सी जीन्स आगे आ रही है, डीएनए से आगे या प्रोटीन बना रही है, कौन कौन सी जीन्स आगे आ रही है, उस सारे के सारे जीन्स का अपन ने इस मेथड के अंदर क्या किया था, एनालिसिस किया था। किस प्रकार से कौन कौन सी, अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर अपन एक्सप्रेस होने वाली जीन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, कौन कौन सा जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है ना। जो कौन सा कोडिंग रीजन, अपन ये बोल सकते हैं कि डीएनए के कोडिंग रीजन के बारे में डिस्कस किया था। इसमें कौन से मेथड में, ईएसटी मेथड में, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के अंदर, ठीक है ना। अपन डीएनए के, मान लो ये डीएनए है और ये डीएनए आगे चलकर क्या बना रहा है, आरएनए बना रहा है। इस आरएनए में भाग लेने वाले जीन्स के बारे में डिस्कस किया था अपन ने। इसमें अपन बोल सकते हैं कोडिंग रीजन भी लिया था, कोडिंग रीजन, ठीक है ना। इसके अलावा नॉन कोडिंग रीजन भी इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। सॉरी, कोडिंग रीजन इसमें काम में लिया था कि कौन सा जीन क्या बना रहा है, कौन सा क्या काम कर रहा है, ठीक है ना। एक्सप्रेस होने वाले जीन्स के बारे में इस एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के बारे में डिस्कस किया। जबकि दूसरा कौन सा था, सीक्वेंस एनोलेशन, ठीक है ना। सीक्वेंस एनोलेशन में अपन कोई भी डीएनए है, ठीक है, कोई भी डीएनए है, आगे चलकर आरएनए बना रहा है, आरएनए से आगे क्या बन रही है, प्रोटीन बन रही है, ठीक है ना। प्रोटीन बन रही है। जो आरएनए बना रहा है, आपने देखा होगा आरएनए में एक्सॉन भाग भी होता है, इंट्रॉन भाग भी होता है। इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि कोई भी डीएनए है, वो आगे चलकर कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। इसमें इसमें ओनली फॉर किसका लिया, कोडिंग रीजन का लिया, एक्सप्रेस होने वाली जीन का अपने डिस्कस किया था। लेकिन इस मेथड के अंदर अपन एक्सप्रेस होने वाली के साथ नई एक्सप्रेस होने वाली जीन्स के बारे में डिस्कस किया था। और अपन ये बोल सकते हैं कि डीएनए के अंदर, ये मान लो डीएनए है और इस डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये डीएनए है, इसके अंदर नाइट्रोजन बेस कौन सा कहां पर प्रेजेंट है, क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। इन सब के बारे में जानकारी अपन कौन से मेथड से की थी, सीक्वेंस एनोलेशन के अंदर की थी। जबकि एक्सप्रेस सीक्वेंस टेक्स्ट के अंदर ओनली फॉर अपन कोडिंग जीन थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। ये इसका मेथडोलॉजी था। तो आज अपन ने कौन सा डिस्कस किया, अपन ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको कौन कौन से कंट्रीज ने देखा था, कौन कौन से इंस्टीट्यूट ने पहले स्टार्ट किया था, कौन कौन से इसमें शामिल हुए थे, उसके बाद में इसका क्या मीन्स था, क्या गोल्स थे, अपने जो जीन्स होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी, बेस पेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी, और बहुत सारी डिजीज को डिटर्मिनेशन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके बाद में अपन इसकी मेथडोलॉजी देखी तो इसमें मेथडोलॉजी दो प्रकार की होती है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, दूसरा सीक्वेंस एनोलेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के अंदर अपन ने क्या किया, इसमें जो जीन आगे एक्सप्रेस्ड होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। जबकि सीक्वेंस एनोलेशन के अंदर अपन डीएनए के अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग, जो जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, जो नहीं भी हो रहे हैं, सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने आज एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। बहुत अच्छा टॉपिक्स है, जो बहुत सारे एग्जाम में, जैसे नीट की बात कर लो, जेट की बात कर लो, ठीक है, बीएचयू की, सीयूईटी की, और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।